हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है स्ट्रक्चर और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि जब हम एक प्लांट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि रूट को स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि ये कैसा होता है और फिर इसकी फंक्शन क्या है। स्टेम को स्टडी करेंगे, लीव्स को अलग से स्टडी करेंगे, फ्लावर या बर्ड्स वगैरह वो सब चीज़ें अलग अलग से हम स्टडी करते हैं, या फ्रूट को अलग से स्टडी करते हैं। तो जब हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को पार्ट्स को स्टडी करते हैं तो ओवरऑल हमारे जहन में एक प्लांट का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग जो है वो हमारे जहन में आती है। इसी तरह जब हमने एक एनिमल को स्टडी करना हो तो हम इसके ऑर्गन्स जो है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हमें समझ आ जाते हैं तो फिर हमें ओवरऑल जो एक एनिमल होता है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो इसमें होती है वो सब चीज़ें हमें समझ आती हैं। इसी तरह जब हम एक इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम इकोनॉमी को जो है इसके कंपोनेंट्स जो है, इसके पार्ट्स जो है उनको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब जो मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं एक इकोनॉमी के, उनको हम सेक्टर्स कहते हैं। इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में इनको हम सेक्टर्स कहते हैं। तो एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और उनके फिर सब सेक्टर्स होते हैं। जब हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो हमें समझ आती है। तो इसलिए हम डिफरेंट सेक्टर्स और पार्ट्स या कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं इन ऑफ इकोनॉमी इन इकोनॉमिक्स। अब ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, रिवायती तौर पर ये यानी कि तरीका रहा है कि हम इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में या तीन सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड एन इकोनॉमी इन 3 सेक्टर्स। एक सेक्टर है द प्राइमरी सेक्टर, फिर है द सेकेंडरी सेक्टर और द टेरिशरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है इसका ताल्लुक है एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं एग्रीकल्चर के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, तो इनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द प्राइमरी सेक्टर। फिर रहा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम इसको कहते हैं। और फिर टेरिशरी सेक्टर हमारा है जिसको हम कहते हैं सर्विसेज सेक्टर भी, क्योंकि इसमें हम सब सर्विसेज जो हैं वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर पे आप देखिए, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट जो है मैंने सेक्टर्स लाए हैं, जैसे सब सेक्टर्स लाए हैं, जैसे कि फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है। तो ये डिफरेंट फिर कंपोनेंट्स है या सब सेक्टर्स है इन द प्राइमरी सेक्टर। जो अब सेकेंडरी सेक्टर है जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम इसे कहते हैं, इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। और इसी तरह जब हम टेरिशरी सेक्टर की तरफ देखते हैं तो इसको हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं। तो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जैसे कि कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इसी तरह बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द टेरिशरी सेक्टर जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है। अब रिसेंटली डेवलपमेंट ये हुई है कि चूँकि इकॉनमी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये चेंज होती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कुछ चीज़ें पहले थी ही नहीं, अब वो इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी ज़रूरी है जो है इकॉनमीज़ के लिए। तो इसलिए हमने ये देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक इकॉनमी को या तो 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है या फिर 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन इसमें तरीका ये है कि जो हमारा तीसरा सेक्टर है यानी कि सर्विसेज सेक्टर जो है, इसी को हम फर्दर अब डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 सेक्टर्स बनाने हो तो हम तीसरे सेक्टर को यानी कि सर्विसेज सेक्टर को उसके 2 हिस्से करेंगे। तो एक बनेगा हमारा रिवायती थर्ड सेक्टर यानी कि टेरिशरी सेक्टर, और फिर दूसरा बनेगा जिसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं, चौथा सेक्टर जिसको हम कहेंगे। अगर हमने अब 5 सेक्टर्स में इकॉनमी को डिवाइड करना हो तो हम ये करते हैं कि हम टेरिशरी सेक्टर को इसके 3 हिस्से करेंगे। एक रहेगा हमारा टेरिशरी सेक्टर जो ट्रेडिशनल टेरिशरी सेक्टर है, फिर दूसरा रहेगा क्वार्टरनरी सेक्टर, फिर लास्ट वाला बनेगा क्वीनरी सेक्टर। तो ये 5 सेक्टर्स हमारे बन जाते हैं। लेकिन अमूमी रूल यही है, यूजुअल रूल यही है कि हम टेरिशरी सेक्टर को फिर फर्दर
बड़े बड़े सेक्टर्स में बांटते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारे जो रिवायती 3 सेक्टर क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा ब्रॉडन हो जाती हैं, उसमें हम और 1-2 सेक्टर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 सेक्टर्स जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा। अभी हमने बात की टेरिशरी सेक्टर की, तो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, ये हम रखेंगे जो रिवायती टेरिशरी सेक्टर है, रिवायती सर्विसेज सेक्टर है। लेकिन फिर हमारा आएगा क्वाटरनरी सेक्टर। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज अगेन बेस्ड ऑन सर्विसेज। तो क्वाटरनरी सेक्टर में हमारा आता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह कंसल्टेशन है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। ये सब सेक्टर्स जो है ये हम इनकॉर्पोरेट करते हैं किसमें, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई है इकोनॉमीज के लिए, इसलिए इनके लिए अब अलग एक सेक्टर जो है वो सामने लाया गया है। तो इसको हम क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं इन मॉडर्न लैंग्वेज, ओके। और क्वीनरी सेक्टर में हमारा अब क्या आएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो हम क्वीनरी सेक्टर में लाते हैं। गवर्नमेंट जो है एक इकॉनमी बजात एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कंपोनेंट होता है, इकॉनमी का बड़ा कंपोनेंट होता है, तो ये हम क्वीनरी सेक्टर में लाएंगे। साइंस और यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको हम एनजीओज कहते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर है, कल्चर है, या फिर मीडिया वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हम लाते हैं क्वीनरी सेक्टर में। तो अब आपने देखा कि we can have 3 sector classification, we can have 5 sector classification over here. अब अगर आपने बस 4 sectors classification में लाने हैं और 5 sectors नहीं बनाने हैं, तो आप सिंपली ये बात करेंगे कि 5th सेक्टर में जो भी कंपोनेंट्स है या जो भी सब सेक्टर्स है इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए आप 4th सेक्टर में, यानी कि क्वाटरनरी सेक्टर में, तो आपकी 4 सेक्टर क्लासिफिकेशन बन जाएगी। सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो ये रहे हमारे जो 5 सेक्टर क्लासिफिकेशन जो लेटेस्ट अभी हम यानी कि यूज़ करते हैं कभी कभार। अब 3 मेन सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, प्राइमरी, जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ रिलेटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इसमें आएगा हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। फिर आएंगी दूसरा सेक्टर जो होगा इसमें वो है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। तीसरा सेक्टर हमारा होगा फिशरी। चौथा हमारा होगा माइनिंग एंड कॉरिंग। ये जो आप देख रहे हैं सब सेक्टर्स, कभी कभार हम इकोनॉमी को स्ट्रेट अवे सब सेक्टर्स में जो है डिवाइड करते हैं, तो आपके पास फिर 12 या 13 सेक्टर्स बनेंगे इकोनॉमी के, ओके। इंस्टेड ऑफ 3 और 4 सेक्टर्स आपके बनेंगे कितने, अराउंड 13 सेक्टर्स बनेंगे आपके इकोनॉमी के ओवरऑल। तो जिसमें पहला होगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशरी एंड देन माइनिंग एंड कॉरिंग एटसेट्रा। तो ये 4 हमारे बन जाएंगे, लेकिन हम इन 4 को क्लब कर सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा सेक्टर हमारा फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा जो हमने पहले ही बात की, लेकिन इसके अलावा आएगा इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। जो इंडिया में जो ट्रेडिशन है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और वाटर सप्लाई है, इनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हमारा आता है टेरिशरी या सर्विसेज सेक्टर। तो इसमें हमारे आते हैं, हमारा पहला जो सब सेक्टर है वो क्या है, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। देन सेकंड जो हमारा इसमें सब सेक्टर है वो कौन सा है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। देन थर्ड वन इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। द फोर्थ वन इज रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स एंड बिजनेस सर्विसेज। एंड द फिफ्थ वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। और फिर कुछ अदर्स भी जो है अदर्स की एक कैटेगरी है जिसमें बाकी सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं जो इन सेक्टर्स में नहीं आती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, पहले में हमारे 4 है, दूसरे में 3 है, हो गए 7। फिर तीसरे में हमारे ऑलमोस्ट वी हैव 1 2 3 4 5 6, तो 13 सेक्टर्स हमारे इसलिए बनते हैं एक इकोनॉमी के। लेकिन हमने इन 13 सेक्टर्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी में बांट के आपके सामने यहाँ पे पेश किया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी पे। देखिए, हमने ये देखा कि एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। अब हम इन सेक्टर्स को 3 सेक्टर क्लासिफिकेशन के जरिए से भी देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। 5 सेक्टर क्लासिफिकेशन के जरिए से भी देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी। हम इसको अब 13 सेक्टर क्लासिफिकेशन के जरिए से भी देख सकते हैं, जो अभी हमने 13 सेक्टर क्लासिफिकेशन आपके सामने रखी। लेकिन ओवरऑल जब हम एनालिसिस करते हैं एक इकोनॉमी की, तो अभी तक जो यूजुअल तरीका है एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस
समझने के लिए जो हम मॉडल यूज़ करते हैं, या इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये इकॉनमी किस नेचर की है, तो ये समझने के लिए हम 3 सेक्टर क्लासिफिकेशन का ही अभी भी यूज़ करते हैं। तो हमारा फिर रहेगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर हमारा रहेगा। जो एक इकॉनमी में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वन इज द आउटपुट, जो आउटपुट हमारा बनेगा, जीडीपी जो हमारा बनेगा। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो जाएगा। तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को देख के हम ये बताते हैं कि भाई आपकी इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है या ये प्रोग्रेस नहीं कर रही है, या इसका स्पीड ऑफ प्रोग्रेस कितना है, ये किस रफ्तार के साथ प्रोग्रेस कर रही है। ओके, तो इनके जरिए से हम एक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकॉनमी जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जब हमें ये बात पता चलती है तो इसके जरिए से हम एक इकॉनमी की परफॉर्मेंस जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लाया सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं पहले आउटपुट का, फिर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का, और हम ये देखते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, और टेरिशरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। ओके, इन आउटपुट, और फिर देखते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी कितना कंट्रीब्यूट करता है, और टेरिशरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये सब चीजें आ रही हैं। ओके, हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। पैरामीटर्स हमारे कौन से हैं, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और हमने ये देखना है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है। जाहिर सी बात है कि जब हम परसेंटेज देखेंगे तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी को कंबाइन करके हमारी परसेंटेज 100 निकलेगी टोटल। तो अभी आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे जो नीचे वाली एग्जांपल है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर है। और प्राइमरी सेक्टर में आउटपुट फॉर एग्जांपल 50 है, यानी कि 50% जो आउटपुट बनता है वो कहाँ पे बनता है, प्राइमरी सेक्टर में बनता है। ये एक स्पेशल केस हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस एग्जांपल में प्राइमरी सेक्टर 50% आउटपुट आपको दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर आपको 25% आउटपुट दे रहा है, और टेरिशरी सेक्टर आपको 25% आउटपुट आपको दे रहा है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट पे आ जाइए। प्राइमरी सेक्टर आपको 60% आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर आपका 20% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और टेरिशरी सेक्टर आपका 20% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बस इस बात पे मैं कंक्लूड करूंगा कि ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, अभी अगर आप ये रियल केसेस लेंगे, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी का केस लेंगे, अमेरिकन इकोनॉमी का केस लेंगे, जर्मन इकोनॉमी का केस लेंगे, चाइनीज इकोनॉमी का केस लेंगे, तो आप जब ये रखेंगे कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे कितना बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी में, तो आपको एक कंपैरिजन मिलेगा कि भाई अमेरिकन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से किस तरीके से मुख्तलिफ है, क्यों मुख्तलिफ है, या जर्मन इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें सिमिलर है, वो एक दूसरे के कितने करीब है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, और इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी से इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर कितना दूर है। तो और सारी चीज़ें जो इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाननी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसके ज़रिए से हम ये देखते हैं कि एक इकॉनमी कितना सही सिमत में ट्रांसफॉर्म हो रही है, या एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो इकॉनमीज़ में चलता है, यानी कि होता है, वो किस तरीके का होता है। तो वो सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, और ये बात आई होप कि हमने समझी कि स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं और ये हमारे लिए समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।